हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। मंजिल एकेडमी यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से आप सभी का खैर मकदम है, वेलकम है, स्वागत है दोस्तों। मंजिल एकेडमी यूट्यूब चैनल आपकी जो मंजिल है, चाहे रीट एग्ज़ाम हो चाहे सीटेट एग्ज़ाम हो, उसकी मंजिल तक पहुंचाने के लिए हम लगातार प्रयासरत हैं। बिल्कुल बेसिक से, बिल्कुल शून्य से आपको पूरा पाठ्यक्रम लगभग करवाया जा चुका है। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो बिना देर किए मैं अब वो बातें गई, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। हम कंटेंट पे बात करेंगे और आपको बता दूं दोस्तों, हमारी ये जो सीरीज़ चल रही है स्पेशली रीट एग्ज़ाम को लेकर, जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो किताबें हैं उन किताबों की वीडियो लेक्चर सीरीज हम अभी पढ़ रहे हैं। और आपको बता दूँ दोस्तों, कक्षा 6 की बुक जो है उसको पूरा पढ़ लिया हमने। कक्षा 8 का बिल्कुल पूरा बेसिक से कॉन्सेप्ट हमने क्लियर कर लिया है। और दोस्तों आपको बता दूं, इस कॉन्सेप्ट को कक्षा 6 और 7 को हमने सिर्फ ओनली फॉर जो सबक में पार्ट है सिर्फ उसको नहीं पढ़ा है, इसके साथ में हमने काफ़ी हद तक ग्रामेटिकल पोर्शन भी मैंने तैयार करवाया है। और अगर आप नए हैं तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपसे कि आप इन दोनों वीडियो लेक्चर सीरीज़ को ज़रूर देखें, ताकि उर्दू ग्रामर का जो बेस है आपका वो मज़बूत बन जाए। और अब हम शुरू करते हैं दोस्तों कक्षा 7। कक्षा 7 की जो ये देखो प्यारी सी बुक्स है, जान पहचान। और कक्षा 7 के लिए इसके अंदर दोस्तों ये आपके इंडेक्स है, कौन कौन से पार्ट हैं इसके अंदर। मेरा हिंदुस्तान वतन, अपना काम खुद करो, कौनैन, हर इंसान बराबर है, सादगी, आगरे का सफ़र, बसंत, तोते की चालाकी। इनके ये मुसन्निफ़ भी दोस्तों आपको याद रखना ज़रूरी है दोस्तों, मुसन्निफ़ भी याद रखना ज़रूरी है, क्योंकि मुसन्निफ़ को लेकर भी कई बार सवाल पुटअप हो जाता है। इसी तरीके से दोस्तों तोते की चालाकी, कोलतार, पानी, चांद बीबी, कौन बड़ा है, कलम, सोने का चूहा और पैदल से हवाई जहाज़ तक, इसके भी ये जो मुसन्निफ़ हैं ये ध्यान रखना दोस्तों। और फिर कुछ एक पार्ट और बचते हैं आपके, नील गगन में तारे, मौका परस्त, परिंदों की का शेदाई, उर्दू ज़बान हमारी और चिड़ियाघर की सैर। ये शरीफ मोहम्मद साहब हैं, इस नज़म के मुसन्निफ़ है, राइटर हैं। तो दोस्तों आज देखते हैं इस पहली वीडियो लेक्चर सीरीज़ में हम कितने सबक कर पाते हैं। तो बिना देर के शुरू करते हैं। आज है पहला बहुत बढ़िया पार्ट है, नज़म के तौर पर इसको पढ़ेंगे अपन। और इस नज़म का नाम है आपके मेरा हिंदुस्तान वतन, और इसके जो मुसन्निफ़ हैं आपके कंवल डुबाईवी, कंवल डुबाईवी, ठीक है, डुबाईवी। तो मेरा हिंदुस्तान वतन, तो शायर इसके अंदर अपने आप को हिंदुस्तानी होने पर गर्व महसूस कर रहा है। और वो क्यों गर्व महसूस कर रहा है, उसे प्राउड क्यों फील हो रहा है कि उसका हिंदुस्तान जो है वो वतन इतना खूबसूरत क्यों है, तो इसमें कुछ बातें वो आपके सामने रखेगा, इसलिए उसको हिंदुस्तान जो है वो बहुत प्यारा लगता है। तो शुरू करते हैं। ऋषियों का स्थान है वतन, ये जो ऋषियों का देश है स्थान है वतन, और वीरों का ईमान है वतन, वलियों का अरमान है वतन, हर हिंदी की जान वतन, कुल दुनिया की शान वतन, मेरा हिंदुस्तान वतन। यानी कि शायर जो है वो जिक्र करते हुए लिखता है कि हमारे इस देश में जो बड़े बड़े ऋषि संत महात्मा थे, उनके रहने का स्थान जो है वो हमारा हिंदुस्तान ही रहा है। और वीरों का ईमान वतन, और ऐसे ऐसे वीर इस देश में रहे हैं जिनका ईमान जो है, जिनकी मतलब वतन के लिए कुछ कर गुजरने की जो ताकत है, जो एहसास अगर कोई वीरों के अंदर था तो इस देश के वीरों में पाया जाता है। और वलियों का अरमान वतन, वलियों का अरमान, जितने भी अल्लाह ताला के वली हैं, जो मतलब वली का माना मतलब खुदा के जो दोस्त हैं या खुदा परस्त हैं, उनके लिए भी ये वतन जो है वो बहुत ही खूबसूरत है दोस्तों। इसी तरीके से हर हिंदी की जान वतन, और हर हिंदुस्तान में जो रहने वाला है उस प्रत्येक हिंदुस्तानी की जो जान है वो उसका वतन होता है दोस्तों। कुल दुनिया की शान वतन, मेरा हिंदुस्तान वतन, और जो पूरी दुनिया है उसके अंदर एक अलग ही शान, एक अलग ही दर्जा ये हमारा देश लिए हुए रहता है। मतलब पूरी दुनिया के अंदर एक अलग ही छाप छोड़े हुए मेरा देश है, और इसीलिए जो मेरा हिंदुस्तान है वो मेरा वतन है। आगे बढ़ते हैं। इस देश की खूबसूरती में और शायर लिखता है, चाहे इस देश में मतलब गौतम के माथे की शिकन हो, या नानक चिश्ती का तनमन हो, या नेहरू गांधी का मस्कन हो, जुल्मत में पुरनूर किरण हो, और विद्वानों की खान वतन, मेरा हिंदुस्तान वतन। अब कुछ इस देश की महान शख्सियतों को इस ये जो लाइनें हैं इसमें वो शामिल करते हुए शायर लिखते हैं कि चाहे जो गौतम बुद्ध थे उनके माथे की शिकन हो,
यानी कि उनके जो माथे की शिकन का मतलब सिलवट जो पड़ती थी उनके माथे की। और चाहे गुरु नानक हो, चाहे चिश्ती मतलब जो खुदा के वलियों जो चिश्ती संप्रदाय से थे उनका तन मन हो, ये सब आपको कहाँ देखने को मिलेगा? हिंदुस्तान में देखने को मिलेगा। और नेहरू या गांधी का मस्कन हो, मस्कन का माना है दोस्तों एक तरीके से रहने की जगह के इस्तेमाल में ही माना इस्तेमाल होता है मस्कन का, मतलब रहने की जगह। और इसी देश के अंदर कौन कौन, चाहे नेहरू हो, गांधी हो, इन सब का जो रहने का वतन है वो भी हमारा हिंदुस्तान ही है। और जुल्मत में पुरनूर किरण, जुल्मत का माना होता है दोस्तों एक तरीके से अंधेरा। जुल्मत का माना क्या होता है? अंधेरा। लेकिन यहाँ पर इस्तेमाल होता है कि अगर इस देश पर जब जब भी मतलब कोई मुसीबतें परेशानी आई है तो उसमें एक नूर की किरण बनता है, तो वो एक यही हमारा एक देश है, ठीक है। और विद्वानों की खान वतन, और इस देश ने बहुत से विद्वान दिए हैं, जैसे आपके APJ अब्दुल कलाम साहब हो और रविंद्रनाथ टैगोर हो, गांधी जी हो, ये सब बहुत बड़े विद्वान थे। और भीमराव अम्बेडकर साहब हैं, लाला लाजपत राय हैं। मेरा हिंदुस्तान है वतन, और इसीलिए जो मेरा देश है वो मुझे बहुत प्यारा है। आगे बढ़ते हैं। उल्फत का पैगाम है ये, कुदरत का इनाम है ये, सबको रंगी जाम है ये, हर दिल का आराम है ये, खुशियों का ऐलान वतन, मेरा हिंदुस्तान वतन। दोस्तों उल्फत के माने होता है मोहब्बत। उल्फत के क्या माने हैं? मोहब्बत। शायर आगे लिखता है कि जो हमारा ये देश है ना, ये मोहब्बत का पैगाम देता है सब जगह पूरी दुनिया में, और कुदरत का इनाम है ये। और इसके अंदर जितने भी अल्लाह ताला ने जो कुदरती जो चीज़ें हैं वो नवाजी हैं, तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो कुदरत ने इसको स्पेशली नवाजी है। और सबको रंगीन जाम है ये, हर दिल का आराम है ये। सबको रंगीन जाम यानी कि एक तरीके से रंगारंग, आपके जाम का मतलब प्याला और रंगीन मतलब रंग बिरंगी। तो एक तरीके से इस देश में रहने वाले के लिए एक तरीके से उसकी ज़िंदगी जो है वो रंगीन है यहाँ पर। और हर दिल, हर इंसान का जो दिल है यहाँ पर आराम से रहने के लिए यहाँ ये देश जो है वो बहुत ही ख़ास है, महत्वपूर्ण है। खुशियों का ऐलान वतन, और ये देश हर उस हिंदुस्तानी के लिए खुशियों का ऐलान है जो इस देश में रहता है। यानी कि इस देश में रहने वाला इंसान खुश ही खुश है, और इसीलिए मेरा जो हिंदुस्तान है वो मेरा वतन है। एक वतन है एक हैं हम, इसमें लिया है सब ने जन्म, सब कौमें मिलकर बाहम, दूर करें भारत का अलम, है हम सब की शान वतन, मेरा हिंदुस्तान वतन। सब कौमें यानी कि एक वतन है, एक हैं हम, यानी कि हमारा जो वतन है वो आखिरकार हमारा वतन जो है वो हिंदुस्तान ही है, और हम सब इसमें रहने वाले जो हैं वो एक ही हैं। चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, जैन हो, बौद्ध हो, जो भी हो, हम सब जो है इस वतन में रहने वाले वो हम सब एक हैं। और इसमें जिसने भी इंसान ने जन्म लिया है वो हिंदुस्तानी है, चाहे वो किसी भी धर्म का या मज़हब का मानने वाला हो, वो सब हिंदुस्तानी है जिसमें इस देश में जिसने जन्म लिया है। सब कौमें मिलकर, बाहम, बाहम का माना होता है दोस्तों मिलजुल कर। बाहम का माना क्या है? मिलजुल कर। तो यहाँ पर शायर लिखता है सब कौमें मिलजुल कर आपस में यहाँ पे रहती है, और अब इन सब को मिलकर आपस में आओ हम दूर करें भारत का अलम। अलम का माना है दोस्तों दुख या परेशानी, जो भी समस्याएं हैं, आओ हम सब मिलकर जो इस देश में रहते हैं वो भारत की समस्याओं को, भारत के दुखों को दूर करें। और है हम सब की शान वतन, मेरा हिंदुस्तान वतन। क्यों? क्योंकि ये जो देश है हमारा, ये हमारी शान है, हम सब की हमारी आन बान शान है, इसीलिए जो मेरा वतन है वो हिंदुस्तान वतन है। कंवल डुबाईवी ये आपके मुसन्निफ़ हैं इस नज़म के। अब मश्क करते हैं, जो मुश्किल अल्फाज हैं उसके माने समझते हैं कौन कौन से हैं। ऋषि, ऋषि का माना दोस्तों साधु या जोगी होता है। वली, वली का माना खुदा का दोस्त या खुदा परस्त। शिकन, शिकन का माना होता है सिलवट। और मस्कन का माना होता है रहने की जगह। जुल्मत का माना होता है अंधेरा या तारीकी। और पुरनूर, पुरनूर मतलब नूर से भरा हुआ या रोशन। उल्फत, उल्फत का माना प्यार या मोहब्बत, और इसका मुतज़ाद क्या हो जाएगा? नफ़रत। ठीक है, मोहब्बत का मुतज़ाद नफ़रत। और कुदरत का इनाम मतलब खुदा का इनाम है। जाम का माना प्याला। बाहम, बाहम का माना होता है मिलजुल कर। अलम, अलम का माना होता है दुख या मुसीबत। सोचिए और बताइए।
शायर ने हिंदुस्तान को दुनिया की शान क्यों कहा भाई? हिंदुस्तान को दुनिया की शान इसलिए कहा है क्योंकि इस देश में ऐसी बहुत सी मशहूर हस्तियों की पैदाइश हुई है, ऐसे मशहूर विद्वानों ने यहाँ पर जन्म लिया है जिसको आज पूरी दुनिया उसको मतलब अपना आइडल मानती है। जुल्मत में पुरनूर किरण से क्या मुराद है दोस्तों? मतलब जो मुसीबत होती है ना, तो मुसीबत में अगर कोई काम आने वाला होता है तो वहाँ पर पुरनूर की मतलब नूर की किरण का माना इस्तेमाल हुआ है। अगर इस देश में कोई मुसीबत आ जाए तो उसके अंदर एक नूर की किरण के रूप में, एक समाधान के रूप में यहाँ के देशवासी हमेशा तैयार रहते हैं। शायर ने हिंदुस्तान को कुदरत का इनाम क्यों कहा? क्योंकि यहाँ पर हिंदुस्तान के अंदर जितने भी मतलब अलग अलग मज़हब को मानने वाले या धर्म के मानने वाले लोग यहाँ पर रहते हैं और अपनी अपनी ज़िंदगी खुशी से जीते हैं, इसलिए शायर ने हिंदुस्तान को कुदरत का इनाम कहा है। आगे बढ़ते हैं। भारत का अलम किस तरह दूर किया जा सकता है? तो भारत का अलम, जो भारत के दुख हैं, जो भारत की मुसीबतें हैं, उसको दूर इसी बेस पे किया जा सकता है कि जितनी भी कौमें इस देश में रहने वाली हैं, जितने भी मज़हब के मानने वाले हैं, वो अगर एक साथ मिलकर रहेंगे प्यार और मोहब्बत से, तो भारत की जो परेशानियाँ हैं वो काफ़ी हद तक दूर हो सकती है। खालिस्तान बढ़ते हैं। किसका स्थान है वतन? ये ऋषियों का। किसका? ऋषि, जो महात्मा थे ना, ऋषियों का। और हर हिंदी की जान वतन, दूसरे में क्या आएगा? जान वतन। और मेरा हिंदुस्तान वतन, मेरा हिंदुस्तान वतन। फिर आएगा हर दिल का आराम वतन, हर दिल का आराम वतन। और आखिरी लाइन है एक वतन है, एक हैं हम सब एक ही हैं और हमारा एक ही वतन है, वो क्या है? हिंदुस्तान है। नीचे दिए गए लफ्ज़ों के वाहिद लिखिए। तो ऋषियों की आ गई आपके वाहिद ऋषि, क्या आ जाएगा? ऋषि। और वीरों की वीर, वलियों की वाहिद क्या आ जाएगी? वली। खुशियों की खुशी, क्या आ जाएगा? खुशी। और कौमों की वाहिद क्या आ जाएगी? कौम। और दोस्तों यहाँ पर कौम की वाहिद के साथ में अगर कौमें ना दी हो और अगर इसकी जगह अक़वाम आ जाए तो भी ये राइट है दोस्तों, ठीक है। नीचे दिए गए लफ्ज़ों के हुरूफ अलग अलग लिखिए। तो ईमान में अलिफ, ये, मीम, अलिफ, नून। अरमान में अलिफ, रे, मीम, अलिफ और नून, अरमान। पैगाम में पे, ये, गैन, अलिफ और मीम। इसी तरीके से इनाम में अलिफ, नून, ऐन, अलिफ और मीम। ऐलान में अलिफ, ऐन, लाम और अलिफ, नून। नीचे दिए गए लफ्ज़ों को गौर से पढ़ें भाई। सुबह, शाम, रात, दिन, कम, ज़्यादा। इनमें सुबह और शाम, रात, दिन और कम और ज़्यादा एक दूसरे के मुखालिफ है, यानी कि एक दूसरे की ज़िद हैं, यानी कि उल्टे माने देते हैं। ऐसे लफ्ज़ों को आपस में मुतज़ाद कहते हैं। तो मुतज़ाद की डेफिनेशन क्या हुई? जो एक दूसरे के मुखालिफ हो, खिलाफ करने वाले हों और उल्टे माने देते हों, तो क्या होगा? मुतज़ाद होगा। और मुतज़ाद को इंग्लिश के अंदर आपके एंटोनिम्स ही कहते हैं और हिंदी के अंदर आपके विलोम शब्द, क्या बोलेंगे? विलोम शब्द। तो ये यहाँ पर इस मिसाल में रोशनी में इससे अलिफ और बे के सही जोड़े मिलाइए। तो सुबह का शाम, रात का दिन, कम का ज़्यादा, ये सब क्या आपस में विलोम शब्द हैं, मुतज़ाद हैं। अब यहाँ पर आपके ये इंडेक्स दी हुई है, हमें इसमें पहचान करना है कि इनके आपस में मुतज़ाद क्या क्या हैं। तो ठीक है, वतन का आपके मुतज़ाद क्या हो जाएगा दोस्तों? परदेश। वतन का मतलब खुद का रहने का देश और परदेश मतलब दूसरा देश। जुल्मत का माना अंधेरा, नूर का माना रोशनी। उल्फत का माना होता है दोस्तों मोहब्बत, ठीक है। तो उल्फत का इसका मुतज़ाद क्या हो जाएगा? नफ़रत। आराम दोस्तों, आराम का इसका मुतज़ाद क्या हो जाएगा? अगर कोई आराम में है तो उसका मुतज़ाद हो जाएगा तकलीफ़, कोई तकलीफ़ में है। इसी तरीके से दूर का माना इसका मुतज़ाद क्या हो जाएगा? पास भी आ जाए या नज़दीक आ जाए आपके, ठीक है। चलो नीचे इस नज़म का कौन सा बिंद आपको पसंद है लिखिए। खुशखत लिखिए। खुशखत का ईमान, इसी तरीके से दूसरे का है शिकन, इसी तरीके से तीसरा है चिश्ती,
दोस्तों यहाँ पर ये मार्कर थोड़ा सा उसी हिसाब से है। तो और इसी तरीके से है पैगाम, और फिर इनाम, अलिफ नून अलिफ ना और मीम, इनाम। इस नज़म को ज़बानी याद कीजिए और अपने स्कूल के सालाना जलसे में पेश कीजिए। तो दोस्तों ये था आपके पहला पार्ट, पहला सबक। अब दूसरा सबक पढ़ते हैं हम। दोस्तों आज की मतलब इसमें अगला जो दूसरा पार्ट है अपना, वो है अपना काम खुद करो। तो इस पार्ट से ही हमें सीख लेनी चाहिए कि जितना जहाँ तक पॉसिबल हो हमें अपना काम खुद ही करना चाहिए। तो इस पार्ट के अंदर एक किसान और एक बेटे की उसकी जो बातचीत होती है और वो किसी दूसरे पर डिपेंड रहते हैं, इस तरह का पूरा वाक़या हम पढ़ेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है आपके। गेहूं के खेत में एक चिड़िया अपने 3 छोटे छोटे बच्चों के साथ रहती थी। जब चिड़िया बाहर चली जाती तब बच्चे घोंसले में ही खेलते रहते थे। और कुछ दिन गुजर गए। अब चिड़िया के बच्चे बड़े हो गए थे लेकिन अभी उड़ नहीं सकते थे। एक दिन चिड़िया दाना लाने बाहर गई हुई थी। बच्चों ने देखा कि किसान और उसका बेटा बातें करते हुए खेत की तरफ आ रहे हैं। देखो देखो कोई आ रहा है, उनमें से चिड़िया के बच्चों में से एक बच्चे ने कहा। चुप रहो, वो हमें देख लेंगे। तो दूसरे ने कहा। बच्चे चुप हो गए। दूसरे ने कहा ठीक है। बच्चे चुप हो गए। खेत के पास आकर किसान ने गेहूं का एक पौधा अपने बेटे को दिखाया और कहा, देखो जब गेहूं पकने लगता है तो ऐसा हो जाता है। अब 2-3 दिन में ही उसका काट लेना चाहिए, यानी कि इसको काट लेना चाहिए और इससे हम अपने पड़ोसियों से कटवा लेंगे। चलो बेटा हम इनसे कह दें। यानी कि कहने का मतलब दोस्तों, एक बार एक किसान अपने खेत के अंदर गेहूं बीजता है और जब वो बड़े हो जाते हैं तो इसको देखने के लिए अपने बेटे को लेकर आता है और इसके एक गेहूं के पौधे को वो दिखाता है कि ये देखो गेहूं का जो पौधा वो पक गया है। और इसको मतलब काटने के लिए वो खुद नहीं कह रहा है, वो कह रहा है हम उन पड़ोसियों से कटवा लेंगे। ठीक है, इनके बीच में चर्चा होती है। आगे बढ़ते हैं। किसान की बातें सुनकर चिड़िया के बच्चे डर गए। उन्होंने सोचा कि गेहूं कटने के बाद हम खेत में नहीं रह सकते। कुछ देर बाद चिड़िया आ गई। ची 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 ची, सब बच्चे एक साथ चिल्लाने लगे। माँ माँ चलो यहाँ से चलें। एक ने कहा, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। तभी दूसरे ने कहा। तीसरा बोला, माँ यहाँ से किसी दूसरी जगह चलो। चिड़िया ने पूछा, क्यों, क्या बात है, तुम सब क्यों डर रहे हो? एक बच्चे ने कहा, माँ जब तुम दाना लेने गई थी ना, तब किसान और उसका बेटा यहाँ आए थे और किसान कह रहा था कि 2-3 दिन में गेहूँ पक जाएंगे। और दूसरे बच्चे ने कहा वो अपने पड़ोसियों से गेहूँ कटवाएगा, वो उनसे कहने गया है। चिड़िया ने पूछा, क्या वो खुद नहीं काटेगा? यानी कि कहने का मतलब दोस्तों, जब जैसे ही वो चिड़िया अपने घोंसले में आती है तो वो बच्चे जो है वो चिल्लाने लग जाते हैं। एक बच्चा बोलता है, माँ यहाँ से चलो। अब वो जो किसान है वो, हम यहाँ नहीं रह सकते, वो किसान जो है इन गेहूँ को काट लेगा वो। तो एक चिड़िया ने पूछा, क्या वो खुद काटेगा? हाँ वो यही कह रहा था, बच्चों ने बताया। चिड़िया ने कहा, तो फिर डरो मत, अपना काम छोड़कर दूसरे का काम कोई नहीं करता। उसके पड़ोसी गेहूँ काटने नहीं आएंगे, हम यहीं रहेंगे। आगे बढ़ते हैं। 3 दिन गुजर गए, गेहूं काटने कोई नहीं आया। अगले दिन जब चिड़िया बाहर गई हुई थी, किसान और उसका बेटा फिर खेत पर आए। किसान ने कुछ पौधों को हाथ में लेकर कहा, पड़ोसी तो नहीं आए, कल इन्हें काटने के लिए मैं अपने भाइयों से कहूँगा, वो काट देंगे। चलो बेटा हम इनसे कह देंगे। जब शाम को चिड़िया दाना लेकर आई तो बच्चों ने उसे सारी बात बता दी। चिड़िया ने कहा, डरो मत, उसके भाई भी नहीं आएंगे, उनके पास अपने काम है। अगले दिन भी गेहूं काटने कोई नहीं आया। शाम को किसान और उसका बेटा खेत पर आए। किसान ने कहा, देखो भाइयों ने हमारा गेहूं नहीं काटा और अपना काम हमें खुद ही करना पड़ेगा, वरना गेहूं खराब हो जाएगा। चलो हम खुद काटेंगे। शाम को चिड़िया ने जब बच्चों से किसान की ये बात सुनी तो उसने कहा, अब हमें यहाँ से किसी दूसरी जगह चले जाना चाहिए। किसान गेहूं काटने कल ज़रूर आएगा, अब तो तुम उड़ भी सकते हो। अगले दिन किसान और उसका बेटा खुद ही गेहूं काटने आ गए और चिड़िया और उसके बच्चे उनके आने से पहले ही खेत से जा चुके थे। तो कहने का मतलब दोस्तों, इस पूरी कहानी में यही मिलता है हमें कि हमें अपना काम जो है वो किसी दूसरे पर डिपेंड नहीं रहना चाहिए, दूसरे के भरोसे नहीं छोड़ना चाहिए। और अगर इसी तरीके से अगर किसान और उसका बेटा अपने काम को अपने भाइयों और पड़ोसियों के भरोसे छोड़ देता तो उसके वो गेहूँ ख़राब हो जाते, लेकिन आखिरकार उसको भी
अपना काम किसान को खुद ही करना पड़ा। तो पहला नंबर सवाल है, चिड़िया दाना लाने गई थी तो चिड़िया के बच्चों ने क्या देखा? चिड़िया के बच्चों ने देखा कि किसान और उसका बेटा बातें करते हुए उसके खेत की तरफ आ रहे हैं। दूसरा सवाल, खेत के पास आकर किसान ने अपने बेटे से क्या कहा? किसान ने कहा कि जैसे ही सुबह होगी और मतलब दूसरा सवाल क्या है, खेत के पास आकर किसान ने अपने बेटे से क्या कहा कि ये देखो अब जो गेहूं है ना जो हमने लगाया है, ये जब पक जाता है ना गेहूं का पौधा तो ये ऐसा दिखने लग जाता है। तीसरा सवाल, चिड़िया के बच्चे किसान की बात सुनकर क्यों डर गए? उन्होंने सोचा कि अब तो गेहूं तो काट दिए जाएंगे और हम रहेंगे कहाँ पे, यानी कि जो खेत में गेहूं लगे हुए हैं और वो किसान जो है वो कटवा देगा तो फिर हम कहाँ पे रहेंगे, इसलिए वो डरने लग गई इससे। चिड़िया ने अपने बच्चों को किस तरह समझाया? चिड़िया ने अपने बच्चों को इस तरीके से समझाया कि अपना काम को छोड़कर यहाँ पर कोई नहीं आने वाला है, हम यहीं पे रहेंगे, आप टेंशन मत लो, हम यहीं पे रहेंगे क्योंकि किसान खुद तो करेगा नहीं। और फिर आगे बढ़ते हैं। अगले दिन किसान ने अपने बेटे से क्या कहा? अगले दिन किसान ने अपने बेटे से कहा कि मैं अपने भाइयों को बोल दूंगा, वो आकर इस गेहूँ को काट देंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नीचे दिए गए लफ्ज़ों की मदद से खाली जगहों को भरिए। तो पहला सेंटेंस है, चिड़िया के बच्चे बड़े हो गए थे लेकिन अभी उड़ नहीं सकते थे। अभी उड़ नहीं सकते थे, एक नंबर पे क्या आएगा? उड़ नहीं सकते थे। और एक दिन क्या? चिड़िया दाना लाने बाहर गई हुई थी, 2 नंबर पे आ जाएगा। 3 नंबर पे देखो, किसान की बातें सुनकर चिड़िया के जो बच्चे थे वो क्या कर गए? डरने लग गए थे भाई, डर गए थे वो। ठीक है, 3 नंबर पे ही आ जाएगा। अपना काम छोड़कर दूसरों का काम कोई नहीं करता है, ये 4 नंबर आ गया, कोई नहीं करता है। 5वां, अगले दिन किसान और उसका बेटा खुद ही क्या आ गया? खुद ही गेहूं काटने के लिए आ गए। ठीक है, नीचे दिए गए जुमलों को गौर से पढ़िए भाई। चिड़िया अपने बच्चों के साथ रहती थी। किसान की बातें सुनकर चिड़िया के बच्चे डर गए। किसान और उसका बेटा बातें करते हुए खेत की तरफ आ रहे हैं और इसे हम पड़ोसियों से कटवा लेंगे, 2-3 दिन में गेहूं पक जाएंगे। इन जुमलों में रहना, डरना, बातें करना, आना, कटवाना, पकवाना, पकना जैसे अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं, इनसे किसी न किसी काम के करने या होने का पता चल रहा है, तो ऐसे लफ्ज़ों को फ़ैल कहते हैं। ऐसे लफ्ज़ों को क्या कहते हैं? फ़ैल कहते हैं। तो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट परिभाषा है आपके लिए। आपको दोस्तों अगर 6वीं, 7वीं और 8वीं अगर इसको अच्छे से पढ़ लिया ना दोस्तों, ना केवल आपके ग्रामेटिकल पोर्शन कंप्लीट होगा बल्कि जो पैराग्राफ बनता है वो भी 99% आपके क्लियर सही हो जाएगा। आपका बेस जो है वो मजबूत हो जाएगा। तो फ़ेल किसे कहते हैं? जिससे किसी काम के करने या होने का पता चलता हो तो वो फ़ेल कहते हैं। फ़ेल यानी कि हिंदी में मैं कहूँ तो अगर क्रिया, और इंग्लिश में मैं कहूँ तो इसको वर्ब। इसको हमने अलग से डिटेल में पढ़ रखा है दोस्तों, अपने प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप उस पर आराम से देख सकते हैं। यानी फ़ेल वो कलमा है जिससे किसी काम के करने या होने का इल्म हो। ऊपर दिए हुई जुमले को एक बार गौर से पढ़ें भाई। चलो इसको भी पढ़ते हैं। पहली मिसाल में रहती थी, डर गए। दूसरी मिसाल में बातें करते हुए आ रहे हैं। तीसरी मिसाल में कटवा लेंगे और पक जाएगा जैसे अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं। पहली मिसाल से पता चलता है कि काम हो चुका है। मतलब पहली मिसाल क्या? रहती थी, पास्ट की बात कर रहा है, काम हो चुका है। और दूसरी मिसाल में काम जारी रहने का इल्म हो रहा है, मतलब काम जारी रहने का। डर गए या बातें करते हुए अभी मतलब कर रहे हैं वो, तो जारी रहने का इल्म हो रहा है। तीसरी मिसाल में कटवा लेंगे, फ्यूचर की बात कर रहा है। तीसरी मिसाल में आइंदा ज़माने में काम होने के बारे में वो कह रहा है। तो गोया ज़माने के लिहाज से फ़ेल की कितनी किस्में हो गई? 3 किस्में हो गई। कितनी? ज़माने के लिहाज से। पहले फ़ेल क्या है? फ़ेल किसी भी काम के करने को या होने को फ़ेल कहते हैं। अब वो काम कब हुआ है? वो काम कब हुआ है उसकी 3 कंडीशन है, उसकी 3 वक्त हैं। वो काम या तो पहले हो चुका है, या अभी हो रहा है, या आने वाले दिन में होगा।
तो 3 कंडीशन है, 3 टाइम है फ़ेल की। तो कहने का मतलब ज़माने के लिहाज से या वक्त के लिहाज से किसी भी फ़ेल की कितनी किस्में हैं? 3 किस्में हैं। तो वो कौन कौन सी किस्में हैं समझते हैं। फ़ेल माजी, वो फ़ेल जिससे मालूम हो कि काम गुज़रे हुए ज़माने में किया गया है। फ़ेल माजी, फ़ेल माजी का मतलब पास्ट में, ठीक है, पास्ट में यानी कि भूतकाल। हिंदी में क्या बोलेंगे? भूतकाल। तो फ़ेल माजी का कौन सा फ़ेल माजी कौन सी होगी? जिससे किसी गुज़रे हुए ज़माने का पता चल रहा हो। जैसे एग्जाम्पल देखें, चिड़िया अपने बच्चों के साथ रहती थी, पहले कभी रहती थी। किसान की बातें सुनकर चिड़िया के बच्चे डर गए, यानी कि पहले वो डर गए थे। तो यहाँ पर किसका जिक्र हो रहा है? फ़ेल माजी का मालूम चल रहा है। दूसरा जो फ़ेल की किस्म है वो है फ़ेल हाल। तो फ़ेल हाल है वो फ़ेल है जिससे मौजूदा ज़माने में काम जारी रहने का इल्म होता है, काम जारी रहने का इल्म होता है, यानी कि प्रेजेंट। इंग्लिश में क्या बोलूँ? प्रेजेंट टेंस। और हिंदी में बोल सकते हैं इसको वर्तमान काल, वर्तमान काल। तो फ़ेल हाल एग्जाम्पल देखते हैं। किसान और उसका बेटा जो है वो बातें करते हुए खेत की तरफ आ रहे हैं। तो मतलब आ रहे हैं, रनिंग में है वो, तो ये वर्तमान की बात होगी, फ़ेल हाल की बात हो गई। तीसरी किस्म है दोस्तों फ़ेल मुस्तकबिल। वो फ़ेल है जिससे मालूम हो कि आइंदा ज़माने में काम किया जाएगा। फ्यूचर की बात कर रहा है यहाँ पर, फ्यूचर। इंग्लिश के अंदर फ्यूचर और हिंदी के अंदर हम समझें तो इसको बोलते हैं भविष्यकाल। क्या बोलते हैं? भविष्यकाल। तो फ़ेल मुस्तकबिल अपने फ़ेल की ज़माने के हिसाब से तीसरी किस्म कौन सी है? फ़ेल मुस्तकबिल। इसके अंदर जो आइंदा ज़माना है, जो आने वाला ज़माना है, उसमें काम के होने का जिक्र किया जाता है। जैसे उसे हम पड़ोसियों से कटवा लेंगे। अब कब कटवाएंगे? मतलब आने वाले दिनों में। 3 दिन में गेहूं पक जाएगा, यानी कि 3 दिन बाद में गेहूं पकेगा। तो यहाँ पर किसका जिक्र हो रहा है? फ़ेल मुस्तकबिल। दोस्तों इसके बाद में भी कुछ 1-2 किस्म और हैं। फ़ेल माजी की कितनी किस्में हैं, फ़ेल हाल की कितनी किस्में हैं, फ़ेल मुस्तकबिल की कितनी किस्में। इसको दोस्तों मैंने बहुत ही डिटेल में और बहुत आसान ज़बान में एक वीडियो बना रखा है, आप ज़रूर देखना उसको। ग्रामर में जाना, प्लेलिस्ट पे, उर्दू ग्रामर के प्लेलिस्ट पे जाना और ज़माने को लेकर अलग से मैंने माजी, हाल, मुस्तकबिल और जो थंबनेल है उसके ऊपर माजी, हाल, मुस्तकबिल, इसी तरीके से पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, वर्तमान, भविष्य का, भूतकाल, वर्तमान और भविष्यकाल, इस तरीके का एक थंबनेल बना रखा है। कंप्लीट डिटेल आपके इस पे आप समझ सकते हैं। एग्जाम्पल भी दिए हुए हैं। कभी दोबारा ज़िंदगी में इस चैप्टर को देखने की ज़रूरत नहीं होगी आपको इंशाल्लाह। और इससे 100% आपके एक सवाल पुट होगा दोस्तों रीट के अंदर। फिर माजी, हाल और मुस्तकबिल की एक एक मिसाल आप भी लिखिए। अब जैसे मैं जयपुर गया था, ये किसकी मिसाल है? माजी की। मैं खाना खा रहा हूँ, ये हाल की। और मैं आने वाली रीट एग्ज़ाम को अच्छे नंबरों से क्लियर करूँगा इंशाल्लाह, ये किसकी मिसाल है? मुस्तकबिल की। ठीक है। इस कहानी से हमें क्या सबक मिलता है? इस कहानी से हमें यही सबक मिलता है कि भाई जितनी भी पॉसिबल हो हमें हमारा काम जो है वो खुद ही करना चाहिए। खुशखत है आपके घोंसला, घोंसला। और दूसरा नाम है आपके खेत, और तीसरा है किसान, और चौथा है गेहूं, और आखिरी है पड़ोसी। ठीक है दोस्तों, अब अगला सबक बढ़ते हैं। अजान हो रही है, मैं थोड़ा सा आपको रोकूंगा इस वीडियो में। सबक नंबर 3 है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट सबक ये भी, और इसका नाम है कूनैन। क्या नाम है? कूनैन। कूनैन क्या है? कूनैन दोस्तों एक तरीके से एक मलेरिया जैसी ख़तरनाक बीमारी है ना, उसकी दवा है। ठीक है। तो इस चैप्टर के बारे में, इस चैप्टर के अंदर हम कूनैन के बारे में पढ़ेंगे। आज कूनैन की गोलियों के बारे में कौन नहीं जानता? ये मलेरिया जैसी ख़तरनाक बीमारी की दवा है। कूनैन की गोलियां सिंकूना नामक के पेड़ के छाल से तैयार की जाती है। कौन से पेड़ से बनाई जाती है? सिंकूना नामक। ठीक है। सिंकूना की इस सिफ्त का पता बड़े अजीब व गरीब अंदाज से चला। मतलब सिंकूना की इस सिफ्त का मतलब इसकी जो विशेषता है, विशेषण अपन बोल सकते हैं ना, इस सिंकूना की इस विशेषता का बड़े अजीब व गरीब अंदाज से इसका पता चला हमें। सिंकूना जो है, सिंकूना पेड़ उस वक्त जनूबी अमेरिका के जंगली पेड़ों में शुमार किया जाता है, जंगली पेड़ों में शुमार किया जाता है। ठीक है।
और पहाड़ों में रहने वाला एक आदमी उस वक्त मलेरिया के मर्ज़ से परेशान था। मलेरिया के मर्ज़ से, यानी कि इसका पता कैसे चलता है, ये अब अपने को कहानी बता रहा है कि जो जनूबी अमेरिका था उसके जंगली जो पेड़ थे उसमें इसका शुमार किया जाता था। और पहाड़ों में रहने वाला एक आदमी उस वक्त मलेरिया के मर्ज़ से, मलेरिया की जो बीमारी थी उससे परेशान था। एक दिन उसे प्यास लगी, वो अपनी झोंपड़ी से निकलकर गिरता पड़ता पानी पीने के लिए तालाब तक जा पहुंचा। और उस तालाब में एक पेड़ गिरा हुआ था जिसकी वजह से पानी बहुत कड़वा हो गया था। बीमार आदमी ने थोड़ा सा कड़वा पानी पिया और वापस लड़खड़ाता हुआ अपनी झोंपड़ी में चला गया। अगले दिन सुबह जब वो सोकर उठा तो भला चंगा था। उसने इस बात का जिक्र अपने आसपास रहने वाले लोगों से किया। ये बात सुनकर लोग बहुत हैरान हुए, यानी कि इसका पता कैसे चला इस सिंकोना नामक पेड़ का। एक इंसान था जो बहुत मलेरिया से पीड़ित था बेचारा, और जब वो पानी पीने बाहर निकला तो उस जो पास में जो नाला था, जो पानी बह रहा था, उसमें एक पेड़ गिरा हुआ था। और उसने जैसे ही उस पानी को पिया तो दूसरे दिन जब वो एकदम हट्टा कट्टा मुश्तंडा तैयार होकर अपने घर से निकलता है और उसने इस बात का अपने पड़ोसियों से जिक्र किया तो उनको भी ये बहुत हैरान करने वाला वाक़या लगा। उसकी ये बात जब दूसरे लोगों ने सुनी तो उन्हें भी बड़ी हैरत हुई, अचंभा हुआ उनको भी। आखिर उस तालाब के पानी में ऐसी कौन सी ख़ास बात थी जिसकी वजह से मलेरिया जैसी ख़तरनाक बीमारी ठीक हो गई। गौर करने पर मालूम हुआ कि ये वही पेड़ सिंकोना है जो इस आदमी के ठीक होने की वजह था, यानी कि उस आदमी की जो ठीक होने की वजह क्या है, ये वही सिंकोना का पेड़ था। इस तरीके से सिकोना की छाल मलेरिया की दवा के तौर पर इस्तेमाल की जाने लगी। और बाद में ये बात वहाँ के वाइसराय को मालूम हुई और इसी वाइसराय के ज़रिए सिकोना स्पेन पहुँचा और यहीं से सिकोना यूरोप के दीगर ममालिक में भी पहुँचा। दूसरे जो ममालिक थे, दूसरे जो मुल्क थे, ममालिक दोस्तों मुल्क की जमा है। और आज दुनिया भर में सिकोना की जो छाल से कूनेन नामक जो दवाई है वो बनाई जाती है। और इस तरह मलेरिया की रोकथाम में सिकोना का बड़ा हाथ था। ठीक है दोस्तों, ये एक सिकोना जो एक पेड़ था उसकी छाल से दवाई बनाई जाती है जिसका मलेरिया की दवाई के रूप में काम में लिया जाता है। तो दोस्तों मुश्किल अल्फाज समझते हैं। सिफ्त का माना खूबी या अच्छाई और जुनूबी का माना होता है दोस्तों दक्किन। देखो दोस्तों यहाँ पर मैं आपके कन्फ्यूज़न परमानेंटली क्लियर कर देता हूँ। दोस्तों शुमाल, जुनूब, मशरिक, मगरिब, ये 4 दिशाएं होती हैं जो हम हिंदी में उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम इस तरीके से याद करते हैं ना। तो इसका एक सवाल दोस्तों, चाहे आप रीट के सारे पेपर रीट की तो नहीं बोल सकता मैं, सीटेट के पेपर उठा के देखना, इसमें से 3-4 सवाल आपके बने हुए हैं। तो इसका कन्फ्यूज़ आपके आज हमेशा के लिए दूर कर देते हैं। जैसे आप इस तरीके से एक चार्ट बना लो दोस्तों, ये 4 दिशाएँ हैं आपके, और हिंदी के अंदर ही हम समझते हैं इसको। ये आपके उत्तर दिशा हो गई, और ये आपके दक्षिण दिशा हो गई, और ये आपके पूरब दिशा हो गई, और ये पश्चिम दिशा हो गई। ध्यान से समझ लेना दोस्तों। और अगर ये अगर कन्फ्यूज़न आपके क्लियर हो जाए तो वादा करो आप इस वीडियो को अपने सभी ग्रुपों में शेयर करोगे। तो दोस्तों समझते हैं, पहले ये दिशा समझ ली अपने, उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, यही गणित होता है। क्योंकि इसका भी कन्फ्यूज़न रहता है आपके, तो इसका भी कन्फ्यूज़न आप हमेशा के लिए अपने दिमाग में बिठा लो कि जो अपना राइट साइड होता है, राइट हैंड वो हमेशा पूरब ही होता है, वो हमेशा पूरब ही होता है। अब इसमें देखो, इसको याद कैसे रखें। उर्दू के अंदर क्या है, उर्दू को बोलते हैं, उत्तर साइड को बोलते हैं शुमाल। क्या बोलते हैं? शुमाल। क्या बोलते हैं? शुमाल। उर्दू में लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, शुमाल। ठीक है। और दक्षिण को बोलते हैं जुनूब। दक्षिण को क्या बोलते हैं? जुनूब। दक्षिण को क्या बोलते हैं? जुनूब। और पूरब को क्या बोलते हैं? मशरिक। क्या बोलते हैं? मशरिक। और पश्चिम को क्या बोलते हैं? मगरिब। पश्चिम को क्या बोलते हैं? मगरिब। तो आप इसको इस तरीके से याद रख लो, आप एक को याद रख लो तो दूसरा ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। पश्चिम का मतलब आप इस तरीके से याद रख लो, जो सूरज जो है वो गुरूब होता है। सूरज गुरूब कहाँ होता है? पश्चिम की साइड। सूरज कहाँ गुरूब होता है? पश्चिम की साइड। तो पश्चिम से, गुरूब से आप नाम याद रख लो मगरिब। गुरूब से नाम क्या याद रख लो? मगरिब। यानी कि सूरज कहाँ डूबता है? मगरिब की तरफ। अब सूरज अगर मगरिब की तरफ डूबता है तो सूरज उगेगा कहाँ पे? तो पूरब में उगेगा। तो पूरब में उगेगा तो उसको उर्दू में क्या बोलते हैं दोस्तों? मशरिक।
मशरिक क्या बोलते हैं? मशरिक। आप मेरे साथ अभ्यास करो इसका। मशरिक मगरिब, मशरिक मगरिब, और उत्तर दक्षिण, शुमाल और जुनूब, शुमाल और जुनूब, शुमाल और जुनूब। तो कहने का मतलब दोस्तों, आपको एक याद करना है, पश्चिम का मतलब मगरिब है, जहाँ पर सूरज गुरूब होता है तो वो मगरिब है, और जहाँ से सूरज निकलता है तो वो मशरिक है। ठीक है। अब आता है शुमाल और जुनूब। तो शुमाल और जुनूब दोस्तों, आपने अगर उर्दू साहित्य का इतिहास हम पढ़ेंगे ना, तो उसके अंदर उर्दू साहित्य को शुमाली हिंदुस्तान और जुनूबी हिंदुस्तान ये आपको बहुत सी जगहों पर देखने को मिलेगा। तो शुमाल से आप याद रख लेना उत्तर है ये, और जुनूब से आपके आ गया दक्षिण, जुनूब से आ गया दक्षिण। अगर समझ में आ गया है, अगर समझ में आ गया है तो लाइक भी एक बटन ज़रूर दबा देना। ठीक है। लाइक दोस्तों बहुत कम आते हैं, व्यूवर्स की तुलना में लाइक बहुत कम आते हैं। मुझे समझ के बारे यार, कंटेंट पूरा देखते हैं स्टूडेंट, एक लाइक भी नहीं कर सकते। इतने स्वार्थी मत बनो यार। ठीक है। मौका परस्त मत बनो, आपके इसमें एक पार्ट आएगा। ठीक है। तो अगर ये पसंद आया, ये कन्फ्यूज़न आपके क्लियर हो गया है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करना। अगर नहीं हुआ है तो भी कमेंट करना। ठीक है। चलो, तो जुनूब का माना क्या हो गया? दक्षिण। अजीब व गरीब का माना अनोखा। भलाचंगा मतलब सेहतमंद। और दिगर, दिगर का माना हो गया दूसरा। और ममालिक जो है वो मुल्क की जमा है। ठीक है। दिगर, दिगर का माना हो गया दोस्तों दूसरा। ठीक है। सोचिए और बताइए भाई, कुनैन की गोलियां किस काम आती है? कुनैन की गोलियां किस काम आती है? मलेरिया की दवा के रूप में। मलेरिया की जो दवा बनती है वो किससे बनती है? कुनैन से। तालाब का पानी कड़वा क्यों हो गया था? क्योंकि उसके अंदर जो सिकोना नामक जो पेड़ था वो गिर गया था। ठीक है। सिकोना नामक जो पेड़ था वो गिर गया था, इसलिए पानी कड़वा था। सिकोना पेड़ की छाल मलेरिया के लिए किस तरह मुफीद साबित हुई? यानी कि उसकी छाल जो है वो मलेरिया की दवा बनाने के रूप में काम में आती है, इसलिए सिकोना पेड़ की छाल मलेरिया के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित हुई। सिकोना दुनिया के दिगर ममालिक में किस तरह पहुंचा भाई? ये आपके जुनूबी अमेरिका था, वहाँ के वाइसराय थे, वहाँ से फिर स्पेन की तरफ ये पहुँचा। वहाँ के वाइसराय थे, उनको जब पता चला कि जुनूबी अमेरिका के अंदर कि सिकोना जो है वो एक पेड़ है और इसकी छाल से मलेरिया की दवा बनाई जा सकती है। फिर कुनैन की गोलियाँ किस चीज़ से बनाई जाती हैं? कुनैन की गोलियाँ आपके सिकोना का जो पेड़ होता है उसकी छाल से बनाई जाती है, उसकी छाल से बनाई जाती है। नीचे दी गई खाली जगहों को भरिए। तो सबसे पहले ये है मलेरिया, पहले में क्या आ जाएगा? मलेरिया जैसी ख़तरनाक बीमारी की दवा है, क्या है? कुनैन की गोलियाँ। मलेरिया की दवा क्या है? कुनैन की गोलियाँ। ठीक है। एक आदमी उस वक्त मलेरिया के मर्ज़ से परेशान था। मर्ज़, मर्ज़ इसका माना क्या है? मर्ज़ मलेरिया की बीमारी, मर्ज़ या बीमार। ठीक है। एक रोग बोल सकते हैं अपन उसको। मतलब अगले दिन सुबह जब वो सोकर उठा तो क्या देखता है? भला चंगा था वो। कैसा था? भला चंगा था। अभी देखा था ना अपन ने। और फिर आगे बढ़ते हैं। आज दुनिया भर में किसकी? सिकोना की, सिकोना की, सॉरी एक क्या है यहाँ पर, सिकोना की छाल से कुनैन की दवाइयाँ कुनैन बनाई जाती है। ठीक है। और मलेरिया की रोकथाम में सिकोना का पेड़ बहुत ही बड़ा हाथ है। सिकोना का जो पेड़ है उसका बहुत बड़ा हाथ है। नीचे दिए गए लफ्ज़ों के मुतज़ाद लिखिए। देखो दोस्तों, पहला लफ्ज़ है बीमारी। बीमारी का मुतज़ाद क्या है? तंदुरुस्त। क्या है? तंदुरुस्त। और कड़वा, कड़वा का मुतज़ाद क्या है? मीठा। कड़वा का मुतज़ाद क्या है? मीठा। झोंपड़ी का मुतज़ाद क्या है? महल। और ख़ास का आम। दोस्तों आम ऐन से है, ध्यान रख लेना। अगर आप अलिफ से आम लिख दोगे, आपके ऑप्शन में देखो अलिफ से वाला आम भी आएगा, अलिफ से आम लिखा हुआ भी मिलेगा। तो इस आम का तो माना है खाने वाला फल, और ख़ास, और इसका मुतज़ाद क्या हो जाएगा? आम। आम का मतलब आम पब्लिक। और गरीब, गरीब का मुतज़ाद क्या हो जाएगा? अमीर। ठीक है। इस सबक में आपने लफ्ज़ ख़तरनाक पढ़ा है, जिसका मतलब है ख़तरे से भरा हुआ। इसी तरह दिए गए लफ्ज़ को बदल कर लिखिए। ख़तरे से भरा हुआ ख़तरनाक लफ्ज़ का माना। तो अफसोस, अफसोस का मतलब हो गया, इसको अगर अपन क्या लिखें? ख़तरनाक लिखा हुआ ना, इसको अगर अपन जोड़ के लिखें तो अफसोसनाक। और हैरत अंगेज़ या हैरतनाक भी बोल सकते हैं अपन।
दूसरे को क्या बोल सकते हैं, हैरत अंगेज़ या हैरतनाक। खौफनाक और दर्दनाक और इबरतनाक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नीचे दिए गए लफ्ज़ों को जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। अब दोस्तों सिफ्त मतलब जो सिंकोना के पेड़ की जो सिफ्त है वो मतलब सिफ्त का माना होता है वैसे आपके एक तरीके से जो किसी अच्छाई का बयान करना, वो सिफ्त के माने में आती है। अब जुमले में इस्तेमाल कर लेना। तालाब, मेरे घर के पास में एक तालाब है। झोंपड़ी, मैंने कल बाग में या मैंने कहीं बाज़ार में एक झोंपड़ी देखी। और ममालिक यानी कि दुनिया के बहुत से ममालिक ऐसे हैं जो मतलब एजुकेशन के मामले में काफ़ी आगे हैं। और रोकथाम, हमें मलेरिया की रोकथाम, मलेरिया रोग को फैलने के लिए रोकथाम करनी चाहिए, फैलने से रोकथाम करनी चाहिए। ठीक है, खुशखत लिखिए। ख़तरनाक, तो ख़तरनाक की हो गई खे ते रे नून अलिफ के ख़तरनाक। दूसरा है परेशान, पे रे ये शीन अलिफ नून। फिर है झोंपड़ी, ये झों ऊपर ये नून गुना ये पे और ये रे और ये झोंपड़ी। ठीक है, फिर आता है आपके सिंकुना, ये सीन ये नून ये काफ ये वाव और ये नून अलिफ सिंकुना। और फिर है ममालिक जो कि मुल्क की जमा है, ममालिक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला दोस्तों बहुत ही प्यारी नज़म है, सबक जिसका नाम है हर इंसान बराबर है। और इसके जो आपके मुसन्निफ़ है वो है मुज़फ़्फ़र हनफ़ी। ठीक है, तो हर इंसान बराबर है। इस दुनिया के अंदर जो भी इंसान है वो हर इंसान बराबर है। इस कैसे बराबर है, तो इसमें वो शायर ज़िक्र करते हुए लिखता है कि चाहे चीनी हो, चाहे जापानी हो, चाहे रूसी हो, चाहे ईरानी हो, और बाशिंदा मतलब रहने वाला हो लंका का या वो हिंदुस्तानी हो। कहने का मतलब शायर लिखता है कि सबका मान बराबर है, हर इंसान बराबर है। शायर लिखता है चाहे कोई भी इंसान हो, चाहे वो चीन का रहने वाला हो, जापान का रहने वाला हो, रूस का रहने वाला हो, ईरान का रहने वाला हो, या लंका का रहने वाला हो, या हिंदुस्तान का रहने वाला हो, सबका जो मान है, सबकी जो इज़्ज़त है, सबका जो मान सम्मान है वो इस दुनिया के अंदर बराबर है। यहाँ पर रहने वाला, इस दुनिया के अंदर रहने वाला हर इंसान बराबर है, कोई छोटा मोटा बड़ा नहीं है। सब हर इंसान अपने चाहे किसी भी देश में रहने वाला हो वो सब बराबर हैं। आगे शायर लिखता है अनवर हो या अरबिंदू हो, अनवर, यहाँ शायर से इस शेर का मुराद यह है शायर का कि चाहे वो मुस्लिम हो और चाहे वो हिंदू हो। अरविंद एक हिंदू लड़के का नाम है, अनवर एक मुस्लिम लड़के का नाम है। और इसी तरीके से चाहे मरियम हो चाहे इंदू हो, मरियम से मतलब चाहे कोई मुस्लिम लड़की हो चाहे हिंदू लड़की हो, मुस्लिम हो या ईसाई हो, चाहे सिख हो चाहे हिंदू हो, सबका मान बराबर है, हर इंसान बराबर है। यानी कि दुनिया के अंदर चाहे कोई भी मुस्लिम हो, चाहे ईसाई हो, चाहे सिख हो, चाहे हिंदू हो, चाहे किसी भी मज़हब के मानने वाला हो, हर इंसान का जो मान जो सम्मान है वो बराबर है इस दुनिया में, और हर इंसान आपस में बराबर है। आगे बढ़ते हैं। सेठ भिखारी एक समान, मील मालिक हो या दरबान, जिसकी कुटिया छोटी सी, जिसका बंगला आलीशान, सबका मान बराबर है, हर इंसान बराबर है। शायर आगे लिखता है चाहे कोई सेठ हो यानी कि बहुत पैसे वाला हो, चाहे कोई भिखारी हो, कोई गरीब आदमी हो, वो भी आपस में यहाँ पर एक ही समान है। चाहे कोई मील का मालिक हो या कोई दरबान का माना कोई चौकीदार, दरबान का माना क्या है, कोई चौकीदार। चाहे कोई मील मालिक हो, चाहे कोई चौकीदार हो, और चाहे जिसकी कुटिया छोटी सी हो या जिसका कोई बंगला आलिशान हो। यानी कि अगर किसी की मतलब गरीब होगा तो उसकी कुटिया छोटी होगी, और जो अमीर होगा उसका बंगला बड़ा होगा। तो चाहे किसी की कुटिया छोटी हो, चाहे किसी का बंगला बड़ा हो, आलिशान हो, यहाँ पर सबका जो मान है, सबका जो सम्मान है, सबकी जो इज़्ज़त है वो बराबर है। हर इंसान आपस में यहाँ पर बराबर है। फौजी हो या पटवारी, मीरासी हो या भंडारी,
और खेती करने वाला हो या करता हो सरदारी, सबका मान बराबर है, हर इंसान बराबर है। फौजी हो या पटवारी, मीरासी, मीरासी का माना होता है दोस्तों गाने बजाने वाला। मीरासी का माना क्या होता है? गाने बजाने वाला। और या भंडारी, भंडारी मतलब वही बाजे बजाने वाला, बाजा कोई बजाना, बाजे बजाने वाला। तो मीरासी हो या कोई भंडारी, कोई बाजे बजाने वाला हो, चाहे कोई खेती करने वाला हो या कोई सरदारी मतलब कोई सरदार, राज करने वाला सरदार एकदम रेपुटेटेड हो, सबका यहाँ पर मान जो है वो बराबर है, हर इंसान यहाँ पर आपस में बराबर है। पंजाबी हो या सिंधी, उर्दू बोले या हिंदी, धोती पहने या शलवार, फूल सजाए या बिंदी, सबका मान बराबर है, हर इंसान यहाँ बराबर है। चाहे पंजाब का रहने वाला हो, चाहे सिंध का रहने वाला हो, और चाहे वो कोई भी ज़बान बोले, चाहे उर्दू बोले, चाहे हिंदी बोले, चाहे वो धोती पहनता हो या चाहे वो शलवार पहनता हो, चाहे वो अपने फूल सजाता हो या चाहे वो बिंदी लगाता हो, यानी कि चाहे किसी भी तरह से उसकी जीवन शैली हो, और चाहे वो किसी भी ज़बान का बोलने वाला हो, किसी भी स्थान का रहने वाला हो, सब इंसानों का यहाँ मान जो है, जो सम्मान जो है वो बराबर है, और हर इंसान आपस में बराबर है। काम ज़रूरी करता हो या मजदूरी करता हो, जो भी हो वो जैसा भी है, मेहनत पूरी करता हो, सबका मान बराबर है, हर इंसान बराबर है। शायर आगे लिखता है, चाहे कोई भी इंसान कोई भी काम करता हो, चाहे वो ज़रूरी काम हो या कोई बिना ज़रूरी का, या कोई मजदूरी करता हो, या जो भी अपनी ज़िंदगी के अनुसार, अपनी एबिलिटी के अनुसार काम करता हो, वो इंसान मेहनत पूरी करता है या नहीं करता है, इससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन हर इंसान का यहाँ पर मान जो है वो बराबर है। चाहे वो मजदूरी करता हो, चाहे अपनी योग्यता के हिसाब से काम करता हो, चाहे ज़्यादा काम करता हो, चाहे कम काम करता हो, लेकिन हर इंसान का जो सम्मान है, जो मान है, वो बराबर है, और इसीलिए हर इंसान यहाँ पर बराबर है। ये मुज़फ़्फ़र हनफी साहब है, आपके मुसन्निफ़। मुश्किल लफ्ज़ देख लेते हैं। बाशिंदा, बाशिंदा का माना हो गया रहने वाला, मान का माना इज़्ज़त, समान का माना बराबर, दरबार का माना चौकीदार, कुटिया का माना झोंपड़ी, आलीशान का माना बड़ी शान वाला। ठीक है। पटवारी, पटवारी दोस्तों आप सभी जानते हैं, ज़मीनों का जो हिसाब किताब रखने वाला सरकारी जो मुलाजिम होता है ना, सरकारी नौकर, उसको पटवारी बोलते हैं। मीरासी का मतलब ये ख़ानदानी पेशावर गवैया होता है, गाने बजाने वाले। ठीक है, मीरासी। और भंडारी ख़ानदानी बावर्ची होते हैं, ये आपके भंडार का मालिक। ठीक है। और सरदारी का मतलब हुकूमत, सरदारी का माना हुकूमत। नज़म में किन किन मुल्कों के बाशिंदों का जिक्र हुआ है भाई? नज़म के अंदर अभी जो हमने पढ़ी थी उसके अंदर आपने देखा होगा चीन, जापान, ईरान, हिंदुस्तान, ऐसे देशों का जिक्र हुआ है। नज़म में दूसरा सवाल है, नज़म में किन पेशों का नाम है? पेशों का मतलब जो काम है। एक तो फ़ौजी है, एक पटवारी का भी नाम आया है, एक आपके मीरासी का नाम भी आया है, किसान का भी नाम आया है, और सरदारी का भी नाम आया है। शायर ने नज़म में किन ज़बानों का नाम लिया है? शायर ने पंजाबी नाम लिया है, सिंधी नाम लिया है, उर्दू लिया है, हिंदी लिया है, और ऐसी बहुत सी ज़बानों का जो इस नज़म में हमने भी ज़िक्र किया था। सबका मान बराबर है, सबका मान बराबर है, हर इंसान बराबर है से क्या मुराद है? यानी कि इस देश में ही नहीं पूरी दुनिया में, चाहे वो कैसी भी ज़बान बोलता हो, चाहे किसी भी मज़हब के मानने वाला हो, चाहे वो कैसा भी काम करता हो, हर इंसान आपस में बराबर है, इसीलिए यहाँ पर सबका मान बराबर है। नीचे दिए गए मिसरों को मुकम्मल कीजिए। चीनी हो या जापानी, चीनी हो या जापानी, पहले में क्या आएगा? जापानी। और दूसरा लफ्ज़ क्या आएगा? मरियम हो या इंदू हो, दूसरे में क्या आ जाएगा? मरियम हो या इंदू हो। तीसरे में जिसकी कुटिया छोटी सी हो, जिसकी कुटिया छोटी सी हो। और फिर है उर्दू बोले या हिंदी, क्या बोले? उर्दू बोले या हिंदी। और आखिरी है मेहनत पूरी करता हो, मेहनत पूरी करता हो। नीचे दिए गए खाली जगहों में नज़म से मुनासिब अल्फाज लिखिए। मुल्कों के नाम एक तो चीन आ गया, एक जापान आ गया, एक रूस आ गया, एक हिंदुस्तान आ गया। मुल्कों के नाम यहाँ पे लिख सकते हैं। कौमों के नाम, एक हिंदू आ गया, एक मुस्लिम आ गया, एक सिख आ गया, एक ईसाई आ गया। इसी तरीके से ज़बानों के नाम, एक उर्दू आ गई, एक हिंदी आ गई, एक सिंधी आ गई, और एक पंजाबी आ गई। ठीक है, लिख सकते हैं ऐसे। हिस्सा अलिफ और बे को सही जोड़े मिलाइए। अब यहाँ पर देखो, ये
तो आता है एक जगह का नाम, और जो जहाँ पर रहता है उस रहने वाले के लिए यहाँ पर ये दूसरा बे इस्तेमाल हुआ है। जैसे हिंदुस्तान एक देश का नाम है, अब जो हिंदुस्तान में रहने वाला है वो अपने आप को क्या बोल सकता है? हिंदुस्तानी बोल सकता है। इसी तरीके से रूस रूसी, चीन चीनी, ईरान ईरानी, जापान जापानी। यानी कि जिस देश में रहने वाला है उसके लिए, अगर कोई ईरान का रहने वाला है तो उसको ईरानी बोलेंगे, चीन में का रहने वाला उसको चीनी बोलेंगे। ठीक है। नीचे दिए गए लफ्ज़ों को मिसाल के मुताबिक बदल कर लिखिए। तो मिसाल यहाँ पर क्या है? इंसान, इंसान की जमा क्या है? इंसानों। मालिक, मालिक की जमा क्या है? या तो मुल्कों भी लिख सकते हो आप दोस्तों, और एक ममालिक भी लिख सकते हो। सॉरी यहाँ पर मालिक, तो यहाँ पर मालिकों, यहाँ पर वो मुल्क अलग है दोस्तों। वो मुल्क जो है, जो ममालिक जो जमा है वो मुल्क की जमा है। यहाँ पर है मालिक, जो नौकर मालिक होता है ना, तो वो मालिकों। ठीक है, मालिकों। आगे बढ़ते हैं। फौजी, फौजियों। और फिर आता है आपके अफसर, अफसरों। फूल, फूलों। ये वाहिद की जमा है, फूलों। अफसर की अफसरों। नीचे दिए गए लफ्ज़ों के हरूफ अलग अलग करके लिखिए। कुटिया के अंदर काफ, टे, ये, अलिफ। शलवार में शीन, लाम, वाव, अलिफ, रे। बाशिंदा में बे, अलिफ, शीन, नून और दाल, है, बाशिंदा। पटवारी में पे, टे, वाव, अलिफ, रे, ये, पटवारी। इसी तरीके से अरबिंदु, अरबिंदु के अंदर अलिफ, रे, बे, नून, दाल और वाव। ठीक है। खुशखत लिखिए। बाशिंदा की आ जाएगी आपके बा, अलिफ, शीन, नून, दाल, है, बाशिंदा। ईसाई, ईसाई के अंदर ऐन, ये, सीन, अलिफ, हमजा, ये, ईसाई। ठीक है। और फिर है मीरासी, मीम, ये, रे, अलिफ और से, ये, मीरासी। फिर कुटिया, के, टे, ये, अलिफ, कुटिया। मेहनत, मीम, है, नून, ते, मेहनत। ठीक है। तो ये आपकी आगे अलिफ। इस नज़म को ज़बानी याद करें, रीड के लिए तो कोई ज़रूरी नहीं है दोस्तों। चलो एक चैप्टर और करते हैं। सादगी, सादगी। एक गरीब मुसाफिर अपने गांव से चला, शहर में पहुंचा। चलते चलते उसकी नज़र एक मस्जिद पर पड़ी। देखा कि एक शख्स जो कि सूखी रोटी पानी में भिगो भिगो कर खा रहा है। मुसाफिर बहुत देर तक गौर से देखता रहा और सोचता रहा कि किस इत्मीनान से, सुकून से और खुशी से वो सूखी रोटी भिगो कर खा रहा है। ठीक है। गरीब मुसाफिर ये मंज़र देखकर और भी परेशान हुआ कि यहाँ तो हालत और भी खस्ता है। उससे यही कहा गया था कि शहर जाओ और खलीफा की खिदमत में हाजिर हो और अपनी परेशानी और मुसीबत के हाल बयान करो। खुदा ने चाहा तो तुम्हारी सब परेशानी दूर हो जाएगी। बस यही ख्याल दिल में लिए वो चलता रहा और अपनी मुसीबतों से निजात पाने और हासिल होने वाली खुशियों के हसीन ख्वाब देखता रहा। लेकिन जब यहाँ पहुँचा तो यह मंज़र देखने को मिला। कहने का मतलब, एक गरीब इंसान है बेचारा, मज़दूरी के लिए शहर गया और जहाँ पर उसको बताया गया कि तुम शहर जाओ और वहाँ पर अच्छी नौकरी मिल जाएगी, वहाँ पर ख़िदमत करो आपके खलीफा की। और इसलिए उसने देखा कि यार जिस शहर में मैं ख़िदमत करने के लिए आया हूँ, पैसे कमाने के लिए आया हूँ, बड़े बड़े सपने जो मैंने संजोए रखे हैं, उसी शहर में एक इंसान जो है वो पानी में भिगो कर रोटी खा रहा है। ऐसी हालात की उसने कल्पना भी नहीं की थी। उसने महसूस किया कि जो कि सूखी रोटी पानी में भिगोकर खाने वाला शख्स भी कुछ कम परेशान हाल नहीं है, लेकिन उसके चेहरे पर सुकून और इत्मीनान है। वो मेरी तरह बेताब और उदास नहीं मालूम होता। जब उसने देखा कि जो पानी में भिगोकर रोटी खा रहा है वो इंसान, वो मतलब एक इत्मीनान से, एक सुकून के साथ खा रहा है, उस पर कोई टेंशन नहीं हो रही है, जिस तरीके जो टेंशन उसके जो गरीब इंसान शहर में आ रहा था उसके चेहरे पर थी। बहरहाल मुसाफिर मायूसी के आलम में मस्जिद के एक कोने में बैठ गया और मुसाफिर को मायूस और परेशान हाल देखकर ये शख्स उठा, मुसाफिर के पास गया और पूछा, मियाँ तुम कौन हो, कहाँ से आए हो और इतने परेशान क्यों हो भाई, क्यों नज़र आ रहे हो इतना परेशान। तो फिर मुसाफिर ने जवाब दिया, क्या बताऊँ, मुसीबत का मारा हूँ, शहर इसलिए आया था कि खलीफा के पास जाऊँगा और अपनी मुसीबत बयान करूँगा।
और कुछ मदद चाहूँगा। लेकिन यहाँ आकर मुझे और भी मायूसी हुई कि खलीफा के अपने ही शहर के लोगों को ढंग की रोटी भी मैसर नहीं हुई और बस मेरा जी बैठ गया, दिल टूट गया। यानी कि वो जो मुसाफिर था, शहर में आया था, वो उस शख्स से जो रोटी भिगो के खा रहा था ना, उससे जब उसने पूछा, वो रोटी खाने वाला उस शख्स से जाकर पूछा उस मुसाफिर से कि भाई ऐसे उदास क्यों हो, इतने परेशान क्यों नज़र आ रहे हो? तो उस मुसाफिर ने क्या जवाब दिया कि यार मैं बहुत ही मुसीबत का मारा हूँ, मैं तो बड़ी उम्मीदें लेकर आया था इस खलीफा के शहर में, लेकिन यहाँ पर देखा तो यहाँ पर तो हालात कुछ और ही नज़र आ रहे थे। ठीक है, और इससे मेरा जो है वो दिल बैठ गया। उस शख्स ने मुसाफिर की सारी आप बीती सुनी और सारी बातें सुनी, फिर खामोशी से उठकर एक घर की तरफ चला गया और ज़रा देर के बाद लौटकर आया तो उसके हाथ में खाने की पोटली थी और उसने मुसाफिर के सामने दस्तरखान भी बिछा दिया। ये खाना जो कि सूखी रोटी से बहुत बेहतर था। खाना खिलाने के बाद उस शख्स ने मुसाफिर को कुछ रकम भी पेश की थी। अब वो शख्स कौन सा था? जो सूखी रोटी खा रहा था पानी में डुबोकर। ठीक है, उम्दा खाना खाने और ज़रूरत की रकम पाने के बाद गरीब मुसाफिर जो है वो खुशी से खिल उठा, मगर उसकी हैरत यानी कि उसकी हैरत की इंतहा ना रही जब उसे ये मालूम हुआ कि जो सूखी रोटी पानी में भिगोकर खाने वाले ये बुज़ुर्ग कोई और नहीं, उस वक्त के खलीफा हज़रत अली रहमतुल्लाह ताला अलैह थे। ठीक है, तो बहुत अच्छी कहानी थी। इत्मीनान, सुकून, चैन। मंज़र का माना हो गया नज़ारे और खस्ता का माना हो गया ख़राब। खलीफा मतलब पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद आने वाले उनके जानशीन या उनके नाइब साहब जिनको बोल सकते हैं, तो वो कौन से होते हैं? वो खलीफा होते थे। आपको मालूम है ना, जैसे हुज़ूर के बाद में 4 खलीफा बैठे थे, हज़रत अबू बकर अलैहिस्सलाम, हज़रत उमर फ़ारूक और हज़रत उस्मान गनी और हज़रत मौला अली। निजात का माना छुटकारा। बेताब, बेचैन। बेताब का माना बेचैन होना, मायूसी, नाउमीदी। आलम का माना हो गया हालत। और मयस्सर का माना हासिल। और जी बैठना एक मुहावरा है जिसका माना होता है उदास होना। अब जी बैठ गया, क्यों बैठ गया भाई उसका? वो जी इसलिए बैठ गया बेचारा, वो तो सोचा मैं शहर में जाऊंगा, अच्छे पैसे कमाऊंगा, अपने सपने पूरे करूंगा, लेकिन यहाँ पे तो एक इंसान जो है वो सूखी रोटी खा रहा, वो भी पानी में भिगोकर। दिल टूट जाना भी एक मुहावरा है, मायूस होना। अब वो मायूस हो जाता है कि अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे तो लोग वैसे भी पहले से ही हालत ख़राब है। विपत्ता मतलब मुसीबत। आपने हिंदी में पढ़ते ना, मतलब विपत्ति आ गई, विपदा आ गई। विपदा मतलब मुसीबत आ गई। कि अपन कहते हैं ना, जैसे अभी उत्तराखंड के अंदर कल परसों ही आपने देखा होगा एक बहुत बड़ी मुसीबत या विपदा आ गई, तो विपदा का माना हो गया मुसीबत। सोचिए और बताइए भाई। गरीब मुसाफिर ने शहर में जाकर क्या देखा? ये देखता है कि एक शख्स जो है वो सूखी रोटी पानी में भिगोकर खा रहा है। मुसाफिर का दिल क्यों टूट गया? मुसाफिर का दिल इसलिए टूट गया कि भाई जब खलीफा के शहर में ऐसी हालत है तो दूसरी से मैं अब क्या मदद मांग सकता हूँ। खलीफा के शहर में ही ऐसे लोग जो है वो मतलब सूखी रोटी खा रहे हैं, तो इसलिए उसका दिल बैठ गया। जो कि सूखी रोटी खाने वाले बुज़ुर्ग ने मुसाफिर के लिए क्या किया? वो घर गया वो बुज़ुर्ग और उसके लिए अच्छा सा खाना लाया और उसे कुछ रकम भी दी। मुसाफिर को किस बात पर हैरानी हुई? मुसाफिर को इस बात पर हैरानी हुई कि जिस शख्स ने उसको खाना खिलाया था या ज़रूरत की जो रकम दी थी वो कोई और नहीं बल्कि खलीफा हज़रत अली रहमतुल्लाह ताला अलैह थे। जो कि सूखी रोटी खाने वाले बुज़ुर्ग कौन थे? हज़रत अली रहमतुल्लाह ताला अलैह थे। ठीक है, चलते चलते खालिस्तान बढ़ते हैं। चलते चलते उसकी नज़र एक किस पर पड़ी? मस्जिद पर पड़ी। किस पर पड़ी? मस्जिद पर पड़ी। और दूसरी खालिस्तान, यहाँ हालत और भी खस्ता थी। हालत और भी खस्ता थी। बहरहाल मुसाफिर मायूसी के आलम में मस्जिद के एक कोने में बैठ गया था। ठीक है, ये खाना जो कि सूखी रोटी से बहुत ही बेहतर था। उस शख्स ने मुसाफिर को कुछ रकम भी पेश की थी। कौन थे वो शख्स? हज़रत अली करमुल्लाहु ताला अलैह। नीचे दिए गए लफ्ज़ों को जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। मुसाफिर को आपके आज मेरे गांव में, ज़रूर नहीं आप इस किताब से ही आप दोस्तों आप जो वाक़े बनाओ, जुमले बनाओ, आप अपने ज़िंदगी के कुछ वाक़यात भी या जुमले भी बना सकते हो। ठीक है, तो मुसाफिर मतलब मेरे गांव में आज कुछ मुसाफिर आए। शख्स, मैंने आज एक अनजान शख्स को देखा। खिदमत मतलब हमें हमेशा हमें हमेशा एक तरीके से आप यूँ समझो अपने माँ बाप की खिदमत करनी चाहिए। शौहर
बीवी को हमेशा अपने शौहर की फरमाबरदार रहनी चाहिए। बुज़ुर्गों की हमेशा इज़्ज़त करनी चाहिए। ठीक है, कुछ भी बना सकते हो आप। नीचे दिए गए लफ्ज़ों के मुतज़ाद लिखिए। तो बेहतर का मुतज़ाद आ गया आपके बदतर। मुसीबत का मुतज़ाद आ गया आपके राहत। और दूर का आपके आ गया, या तो पास भी लिख सकते हो आप या नज़दीक भी लिख सकते हो। ठीक है। और देर का मतलब देर होना, तो देर का मुतज़ाद हो गया जल्दी। नीचे दिए गए लफ्ज़ों को गौर से पढ़िए। इस सबक में सूखी रोटी, हसीन ख्वाब, उम्दा खाना जैसे अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं। इनमें लफ्ज़ सूखी, हसीन और उम्दा 3 लफ्ज़ इस्तेमाल हुए हैं ना। तो इन तीनों लफ्ज़ों में आगे लिखता है रोटी की सिफ्त और हसीन ख्वाब की सिफ्त और उम्दा खाने की सिफ्त बयान करते हैं, मतलब खूबी बयान करते हैं। सिफ्त का माना खूबी बयान करते हैं, यानी ऐसे अल्फाज जिनसे किसी चीज़ की अच्छाई या बुराई ज़ाहिर हो, वो क्या कहलाते हैं दोस्तों? सिफ्त कहलाते हैं। वो क्या कहलाते हैं? सिफ्त कहलाते हैं। दोस्तों अभी इस लेक्चर सीरीज में 7वीं की क्लास में, जिससे 6ठी क्लास में हमने इसम पढ़ लिया था, ज़मीर पढ़ लिया था, ज़मीर पढ़ लिया था कक्षा 6 के अंदर। देखो दोस्तों, इसीलिए स्टेप बाय स्टेप आपके ये जो स्टैंडर्ड है कक्षा का, कि भाई बच्चा जो है वो स्टेप बाय स्टेप सीखे। हमने कक्षा 6 में इसम पढ़ा था, फिर हमने ज़मीर पढ़ा था। ठीक है। अब 7वीं की क्लास में आ गए हम सिफ्त पे। किस पे आ गए? सिफ्त पे। दोस्तों सिफ्त, ज़मीर और इसम तीनों के अलग अलग वीडियो मैंने उर्दू ग्रामेटिकल पोर्शन में बनाए रखे हैं, आपको ज़रूर देखना है दोस्तों। और कहने का मतलब आप आसान भाषा में समझो, इसम संज्ञा हो गया, ज़मीर आपके सर्वनाम हो गया, और सिफ्त आपके विशेषण हो गया हिंदी के अंदर। ठीक है। तो ये क्या करते हैं? सिफ्त क्या करती है? हमेशा किसी भी चीज़ की अच्छाई और बुराई बयान करती है। इसी तरीके से नीचे दिए गए लफ्ज़ों के अल्फाज से सिफ्त को अलग करिए भाई। अब देखो, खूबसूरत शहर, इसके अंदर सिफ्त क्या है? खूबसूरत। क्या है? खूबसूरत। शहर क्या है? इस्म। आलीशान मस्जिद, तो आलीशान यहाँ पर सिफ्त है, मस्जिद क्या हो जाएगा? इस्म हो जाएगा। खस्ता हालत यहाँ पर इस्म हो जाएगी, खस्ता क्या है? सिफ्त हो जाएगी। सुहाना मंज़र, सुहाना यहाँ पर सिफ्त हो जाएगी, और मंज़र जो है वो आपके नज़ारा इस्म हो जाएगा। मायूस मुसाफिर, मायूस यहाँ पर सिफ्त हो जाएगी, मुसाफिर आपके इस्म हो जाएगा। क्लियर दोस्तों? खुशखत लिखिए, ये तो इजी है बिल्कुल। गैन गरीब, रे ये बे गरीब, और खस्ता खे सीन ते है खस्ता। इत्मीनान अलिफ तोएं मीम ये नून अलिफ नून इत्मीनान। खलीफा खे लाम ये फ़े है खलीफा, और मुसीबत मीम स्वाद ये बे ते मुसीबत। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, एक चैप्टर और करेंगे अपन, और फिर इसके बाद में इस वीडियो को क्लोज करेंगे। क्योंकि दोस्तों समय कम है, और इसलिए मैं इस वीडियो लेक्चर को पूरा लंबा ले रहा हूँ आपके कहने पे, क्योंकि आपके कंटेंट जो है वो पूरा सिलेबस जो है वो पूरा होना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों ये एक आगरे के सफ़र है, एक लेटर लिखती है, उसके ऊपर पूरा चैप्टर है ये। और ये लेटर कहाँ से लिखा गया है, उसका एड्रेस ये है 152A जामिया नगर और ओखला नई दिल्ली, ये उसका एड्रेस है। प्यारे बहन सईदिया, एक सिस्टर जो है वो अपनी बहन को लिखती है, प्यारी बहन सईदिया, उसका नाम क्या है? सईदिया। आगे वो लिखती है, कहो कैसी हो? गर्मी की छुट्टियों में मुझे चचा जान की फैमिली के साथ आगरा जाने का मौका मिला। मतलब वो जो बच्ची है जिसमें अपनी बहन को, वो सिस्टर को लेटर लिख रही है, और इस बच्ची का नाम वैसे सबा है, जो अपनी बहन को लेटर लिख रही है। इस बच्ची का नाम जो आप चित्र देख रहे हो ना, इसका नाम सबा है। और ये अपनी बहन सईदा को लेटर लिखते हुए कहती है कि मुझे चचा जान की फैमिली के साथ आगरा जाने का मौका मिला था, और मैं तुम्हें ताजमहल और दूसरे मकामात का हाल सुना रही हूँ। अब वो आगरा जाने के बाद में उसने क्या क्या देखा ताजमहल और उसके अलावा, उसके बारे में वो बताती है। हम लोग हज़रत निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन से ताज एक्सप्रेस के ज़रिए आगरा रवाना हो गए, और आगरा हिंदुस्तान का एक तारीख़ी शहर है, यानी कि एक बहुत ही मशहूर शहर है। और ये शहर सारी दुनिया में मोहब्बत की निशानी ताजमहल के लिए मशहूर है। दुनिया जानती है कि शाहजहां ने इसे अपनी बेगम मुमताज़ महल की याद में बनवाया था। ये दुनिया की खूबसूरत तरीन इमारत है। ताजमहल को आलमी सतह पर शुमार के ज़रिए
7 जुलाई 2007 को पहला मुकाम हासिल हो चुका है और इस तरह ये तमाम अजाइबात का सरताज बन गया। यानी कि जो आपके 7 अजाइबात हैं दुनिया के अंदर, उसमें हमारे इस ताजमहल का नाम है। तो ये उसमें लिखती है, बयान करती है कि आगरा शहर में गए हम और वहाँ पर हमने ताजमहल को देखा और इस ताजमहल को, जो कि मुमताज़ महल की याद में शाहजहाँ जी ने बनवाया था। आगे लिखते हैं वो, ताजमहल के बारे में तुमने मशहूर बंगला शायर रविंद्रनाथ टैगोर का ये जुमला तो सुना ही होगा कि ताजमहल मोहब्बत की आँख से टपका हुआ एक आंसू है जो वक्त की रुखसार पर जम गया। बहुत खूबसूरत लाइन लिखी है ताजमहल के लिए रविंद्रनाथ टैगोर साहब ने कि ताजमहल जो है वो मोहब्बत की आँख से टपका हुआ एक ऐसा आंसू है जो वक्त के रुखसार पर जम गया। आगरा रेलवे स्टेशन से हम टैक्सी लेकर ताजमहल के लिए रवाना हो गए, मगर हमारी जो टैक्सी है उसको ताजमहल से 2 किलोमीटर पहले ही रोक दिया गया। मालूम हुआ कि पेट्रोल और डीजल से चलने वाली गाड़ियों को आगे जाने की इजाज़त नहीं है। ठीक है, बैटरी से चलने वाली गाड़ियां ही जा सकती है आगे, ताकि धुएं से ताजमहल का जो हुस्न है वो मुतासिर ना हो, मतलब प्रभावित ना हो। खैर, हम बैटरी से चलने वाली गाड़ी के ज़रिए ताजमहल तक पहुँचे। टिकट और चेकिंग से गुजरने के बाद जब हम अंदर दाखिल हुए तो अपने ख्वाबों को हकीकत में देखकर हम दंग रह गए। हमें यकीन ही नहीं आया कि हम ताजमहल के सामने खड़े हैं। ताजमहल को हम पहले भी मुख्तलिफ़ फ़िल्मों और तस्वीरों में देख चुके हैं, लेकिन जो लुत्फ़, जो आनंद असल इमारत को देखकर हासिल हुआ है उसे लफ्ज़ों में बयान करना बहुत मुश्किल है। वो बच्ची लिखती है, सबा लिखती है कि जो मतलब जैसे ही हम वहाँ पर ताजमहल की तरफ गए उससे पहले 2 किलोमीटर पहले हमें रोक दिया गया, क्योंकि हमारे पास जो टैक्सी थी वो डीजल से चलने वाली थी और डीजल से धुआं से ये संगमरमर से बना हुआ जो ताजमहल है वो कहीं गंदा न हो जाए, इसलिए हमें वहाँ पर बैटरी से चलने वाली टैक्सी से गए। लेकिन आज हम अचंभित थे, मतलब एक तरीके से हैरान थी कि जो हमारा सपना, जिसको हम ताजमहल को फ़िल्मों में देखते थे, आज वो यकीन ही नहीं हो रहा हमारे आंखों के सामने है। ताजमहल को पहले भी हम मुख्तलिफ़ फ़िल्मों में देख चुके हैं, तस्वीरों में देख चुके हैं, लेकिन असल इमारत को देखकर हासिल हुआ कि इसे लफ्ज़ों में बयान करना बहुत मुश्किल है। वास्तव में ये हकीकत है दोस्तों। सदर दरवाज़ा और ताजमहल के दरमियान एक तवील रास्ता है। सदर दरवाज़ा और ताजमहल के दरमियान एक तवील यानी कि एक लंबा रास्ता है और इस रास्ते के दरमियान हौज़ में कई फुआरे भी लगे हुए हैं। जैसे दोस्तों आपने ये चित्र भी देखा होगा, ये देखो, ये देखो, ये जो तवील रास्ता है, ये यहाँ पर ये साइड में रास्ता है, ये पानी बहता है, बीच में ये पानी है, इसके साइड में दोनों तरफ फुआरे हैं। तो ये इसकी खूबसूरती बयान करते हुए लिखती है कि इस रास्ते के दरमियान हौज़ में पानी कई फुआरे लगे हुए हैं। रास्ते के दोनों जानिब सरों के पेड़ हैं और ताजमहल तक पहुंचने के लिए कई सीढ़ियां चढ़नी पड़ती है। इमारत में जगह जगह अपने पिचकारियाँ भी लगी हुई रहती हैं और कुरान की आयतें खुदी हुई हैं। असल इमारत के नीचे शाहजहां और मुमताज़ महल की कब्र भी है दोस्तों। कहते हैं ताजमहल को चांदनी रात में देखने का लुत्फ़ ही कुछ और है। आगे बढ़ते हैं। ताजमहल और आगरे के तारीख़ी किले के अलावा, ऐतिहासिक जो किला है, इसके अलावा हमने फ़तेहपुर सिकरी की इमारतें, एतमादुद्दौला का मकबरा और सिकंदरा में अकबर बादशाह का मकबरा भी देखा। ये इमारतें मुग़ल तहज़ीब और तारीख़ी की निशानियां हैं। हमने इन्हें अपने कैमरे में कैद कर लिया है। तुम सुनाओ, तुम्हारी छुट्टियां कैसी गुजरी? अपने ख़त में तफसील से लिखना। मेरी जानिब से अम्मी और अब्बू की खिदमत में सलाम अर्ज़ करना है और फिर फ़राज़ और शाज़िया को दुआ व प्यार। फ़कत तुम्हारी बहन सबा। ठीक है, अब मश्क समझते हैं। मकामात मकाम की जगह है, जमा है, जगह है। यहाँ पर मकामात यानी कि मकाम की जगह हो गई या जगहें। ठीक है, और आपके राय शुमारी का माना हो गया राय मालूम करना, लोगों की राय के मुताबिक एदाद व शुमार यानी कि डाटा जमा करना। ठीक है, अजाइबात अजाइब की जमा है, हैरत में डालने वाली चीज़ें। ठीक है, सरताज, सर का ताज या सरदार। रुखसार, रुखसार का माना क्या है दोस्तों? गाल। रुखसार का माना क्या है? गाल। लुत्फ़, लुत्फ़ का माना मज़ा लेना। तवील का माना हो गया लंबा और सरू का माना हो गया एक लंबे दरख्त का नाम, सरो, सरो है ना।
और पिचकारी यानी पत्थर पर नक्श, अपन जो पच्चीकारी बोलते हैं ना, पत्थर पर नक्शो निगार बनाना, यानी कि किसी पत्थरों पर जो विभिन्न प्रकार की जो डिज़ाइनें बनाई हुई रहती है ना, उसको बोलते हैं दोस्तों पच्चीकारी। ठीक है। और मकबरा का माना हो गया कब्र पर बनी हुई इमारत, कब्र पर बनी हुई इमारत। सवाल है दोस्तों आपके, आगरा सारी दुनिया में किसके लिए मशहूर है भाई? आगरा सारी दुनिया में आपके ताजमहल के लिए मशहूर है। ठीक है। और भी दूसरे अजाइबात हैं, जैसे आपके उसमें शाहजहाँ द्वारा बनवाया हुआ किला भी है। ताजमहल को किसने और क्यों बनवाया था? ताजमहल को शाहजहाँ जी ने बनवाया था। और क्यों बनवाया था? मुमताज़ महल की याद में। तीसरा सवाल है, ताजमहल के बारे में रविंद्रनाथ टैगोर ने क्या बात कही? रविंद्रनाथ टैगोर साहब ने बात कही थी कि मोहब्बत की आंख से टपका हुआ एक आंसू है भाई, यानी कि आपके इस चैप्टर में दिया हुआ है ना रविंद्रनाथ टैगोर का सेंटेंस। अगला सवाल है, इस ख़त में ताजमहल को कौन सी खूबियाँ बयान की गई है? ताजमहल की कौन सी खूबियाँ, यानी कि ये तमाम अजाइबात का सरताज है भाई। हिंदुस्तान के अंदर जितने भी अजाइब हैं, बने हुए हैं बिल्डिंग जो भी आपके, यानी कि 7 अजूबों में से एक है ये। और इस ख़त में ताजमहल के अलावा और किन मकामात की सैर का ज़िक्र किया गया है? तो इसके अंदर आपके एक तो आगरे का किला का भी जिक्र किया गया है, एक फ़तेहपुर सिकरी के अंदर भी जो अकबर बादशाह का जो मकबरा है उसका भी जिक्र किया गया है। ठीक है। नीचे दी गई खाली जगहों को पुर करिए भाई। तो आगरा हिंदुस्तान का एक तारीख़ी शहर है। कौन सा शहर है? तारीख़ी शहर है। और इस तरह ये तमाम अजाइबात का सरताज बन गया। सरताज बन गया कौन? ताजमहल। सदर दरवाज़ा और ताजमहल के दरमियान एक तवील रास्ता है, तवील रास्ता है, लंबा रास्ता है। असल इमारत के नीचे शाहजहाँ और मुमताज़ महल की क्या है? कब्र हैं। असल इमारत के नीचे शाहजहाँ और मुमताज़ महल की कब्र हैं। ये इमारतें मुग़ल तहज़ीब और तारीख़ की निशानियाँ हैं। क्या है? निशानियाँ हैं। नीचे दिए गए लफ्ज़ों से वाहिद और जमा अलग अलग करके लिखिए। तो दोस्तों इसके अंदर देखो, जो वाहिद है वो मैं लिख देता हूँ, जो बच जाएगी वो आपके जमा हो जाएगी। तो वाहिद एक तो हो जाएगी आपके ख़त, वाहिद हो जाएगी ना, ख़त हो जाएगी। और मकबरा हो जाएगी, और आपके आयत हो जाएगी, ये भी वाहिद है। और कब्र हो जाएगी, ये भी वाहिद है। और इसी तरीके से अजाइब हो जाएगी, ये भी वाहिद है। और तस्वीर हो, ये भी वाहिद है। इमारत ये भी वाहिद है। मकाम ये भी वाहिद है। तो जिस पे मैंने गोला किया है वो सब वाहिद हैं, और बाकी जो बची हुई है वो सब क्या है? जमा है। क्या है? जमा है। ठीक है। नीचे दिए गए लफ्ज़ों के मुत्तज़ात लिखिए। तो यहाँ पर आपके आ जाएगा, मुश्किल का आ जाएगा आसान। मुश्किल का क्या आ जाएगा? आसान। तेज़ रफ्तार का आ जाएगा आपके सुस्त रफ्तार। तेज़ का सुस्त रफ्तार। खूबसूरत का आ जाएगा आपके बदसूरत। खूबसूरत का क्या आ जाएगा? बदसूरत। तवील का कलील। ये ध्यान रखना दोस्तों, तवील यानी लंबा होता है, और कलील का माना होता है छोटा। कलील, तवील का लंबा, और कलील काफ लाम ये लाम, कलील। कलील का माना छोटा, लंबा, पतला, या छोटे के माने में भी आप बोल सकते हो। और फिर है खूबी। खूबी इसका आपके मुतज़ाद आ जाएगा ऐब। ध्यान रखना दोस्तों, खूबी का मुतज़ाद क्या आ जाएगा? ऐब। अपने किसी सफ़र का हाल ख़त के ज़रिए अपने दोस्त को बताइए और खुशखत लिखिए। खुशखत है आपके मौका, मीम वाव काफ ऐन मौका। तारीख़ी, ते अलिफ ता रे ये खे ये तारीख़ी। ठीक है। फिर अजाइबात, ऐन जीम अलिफ और हमजा बे अलिफ ते अजाइबात। आयतें, अलिफ ये ते ये नून गुना आयतें। और आखिरी है मकबरा, मीम काफ बे रे मकबरा। तो ये था दोस्तों आपके चैप्टर नंबर 6। और इस वीडियो में मुझे लगता है कि एक बार काफ़ी है, बड़ा बन जाएगा। वीडियो वैसे भी काफ़ी बड़ा बन चुका है। तो दोस्तों कैसा लगा ये कंटेंट? कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट ज़रूर करें। और बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों रीड के लिए, आपको इस पूरे चैप्टर को देखना है, समझना है। बहुत सारे वाहिद, जमा
और मुतज़ाद के तौर पर इसमें काफ़ी लफ्ज़ इस्तेमाल हुए हैं। और ग्रामेटिकल पोर्शन की जैसे आपके सिफ्त के तौर पर है या दिशा को लेकर जो आपके पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण है ना, उसको लेकर भी आपके मुझे लग रहा है कि कन्फ्यूज़न दूर भी हो गया होगा। अगर ये कंटेंट पसंद आया है तो शेयर कर दें अपने ग्रुपों में और ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट से लोगों को जोड़ें, एक ही गुजारिश है आपसे। ठीक है, और आपका कोई कीमती सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में वो भी आप ज़रूर दें। दीजिए मुझे इजाज़त, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। खुदा हाफिज़, जय हिंद।